Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. So, first idiom for today is cook the books. Cook the books का मतलब होता है dishonest accounting. अब डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग को हम कैसे याद रख सकते हैं कुकिंग द बुक्स को? आप एक सिनेरियो सोचो कि यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, और या फिर आप कह लो किसी आप स्कूल में या फिर कहीं पर भी टीचिंग का काम कर रहे हो और आपसे बोला जाता है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स ले आओ। तो उसमें से अगर आप थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे की हेराफेरी कर देते हो, सिंस यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो आप ऐसा नहीं करोगे ऑब्वियसली, पर सपोज करो आप कर देते हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा कि आपने जो हिसाब लिख कर आया है, जो पेपर पर हिसाब किताब लिख कर आया है, उसमें थोड़ी हेरा फेरी कर दी एंड यू हैव केप्ट अ लिटिल अमाउंट विद योरसेल्फ, तो उसको क्या बोलेंगे? कुकिंग द बुक बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे प्रेस्टिजियस जगहों पर भी ऐसा सब किया जाता है कि दे रिप्रेजेंट द फेक अकाउंटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से दे शो द फेक प्रॉफिट्स, फेक लॉसेस, और वो बच जाते हैं। अब आपने एक मूवी देखी होगी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मूवी, तू झूठी मैं मक्कार। उसके अंदर रणबीर कपूर, इफ यू रिमेंबर, कि वो क्या करता था, ही यूज टू सेव मनी, ही यूज टू सेव बिल्स, क्या दिखाने के लिए कि हमें इतना लॉस हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया। सो दैट कुड बी लर्न एज कुकिंग द बुक्स। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम द सेंटेंस वी कैन से द accountant was fired for cooking the book. The accountant was fired for cooking the books and embezzling the funds. मतलब अकाउंटेंट क्या करता था? वो डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग करता था, जिसकी वजह से उसको क्या कर दिया? फायर कर दिया। एम्बेंजलिंग का मतलब क्या हुआ? वो थोड़े पैसे स्टील कर लेता था, या फिर चोरी से छुपाए हुए पैसे को हम क्या बोलते हैं? एम्बेंजलिंग बोलते हैं, जो कि ये वाली जो टर्म है मोस्टली पॉलिटिकल साइट्स के थ्रू यूज की जाती है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो मेजरली क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट समथिंग विच इज वेरी डिसऑनेस्ट, ठीक है? तो या तो आप ये सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, या फिर आप क्या फ्रेम कर सकते हो? एक तो हमने अकाउंटेंट के ऊपर कर दिया, एक हम कर सकते हैं द कंपनी वॉज accused of cooking the books to inflate its profit. इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेट का मतलब होता है, नहीं 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 नहीं, इन्फ्लेट का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, एग्जैजरेट करना या फिर ओवरस्टेट करना। किसी चीज को ओवरली आपने दिखा दिया है तो दैट रेफर्स टू इन्फ्लेट। और यहाँ पर जो हमने टर्म यूज की थी दैट इज फॉर अक्यूज फॉर कुकिंग द बुक्स। और यहाँ पर मैंने एम्बेजलिंग का मतलब क्या बताया? एम्बेजलिंग का मतलब इज स्टील फंड्स, ठीक है? जो फंड्स आते हैं वो अगर आप स्टील कर लोगे तो हम उसको बोलेंगे एम्बेजलिंग। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें सीख ली हैं, और क्योंकि अच्छा इडियम है तो देर आर चांसेस कि आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको मार्क भी कर लो एज इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पर हमने थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें सीख ली हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट एज वेल. Now moving on forward to the second idiom for today, which says cool your heels. Cool your heels का मतलब होता है to wait patiently, या तो आप शांतिपूर्वक इंतजार कर लो तो दैट रेफर्स टू कूल योर हीट्स, या फिर आप क्या कर सकते हो? टू वेट अनविलिंगली। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपको शांतिपूर्वक इंतजार करना है,
ठीक है, अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, से यू वेंट टू मीट योर फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा दूर रिलेशन की कोई फ्रेंड है, आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो, तब आप शांतिपूर्वक वेट करोगे। पर आप किसी काम से जा रहे हो और आपको बोल दिया गया है कि वहाँ पर रुक करके ये सामान ले लेना, और जिससे सामान लेना है वो आया नहीं है, तो आप अनविलिंगली वेट करोगे। ठीक है, तो कूल योर हील से आप याद रख सकते हो क्या, कि हील है, हील से मतलब अब कूल कर देना है उन्हें। कूल जब आप चलते हो तो दे वार्म अप, अब वार्म अप नहीं करना है, कूल करना है तो मतलब ठहरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए सेंटेंस क्या बनाओ, पहला द डॉक्टर asked me to cool my heels while they analyze my reports। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड बट यू विल हैव टू cool your heels until the surprise party starts। ठीक है, तो cool your heels से रिलेटेड हमने दो इजी पीजी से सेंटेंसेस बना दिए। ठीक है, तो आप इसको नोट आउट कर लो। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी हैव कूल से ही रिलेटेड है एक तीसरा, जिसको हम बोलते हैं कूल एज क्यूकम्बर, मतलब टू बी वेरी काम एंड पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा शालीन। और आपको इसे याद करने के लिए एक गाना सुनना पड़ेगा जो कि है एवरीथिंग एट वंस, द नेम ऑफ द सॉन्ग इज एवरीथिंग एट वंस। वहाँ पर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट एज वेल। अरे ठीक है, ये लिख देते हैं, ये गाने का नाम है एवरीथिंग एट वंस, जहाँ पर इस गाने के अंदर अगर आपने ये गाना सीख लिया है तो आपको सिमिली का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अ पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं सिमिली। ठीक है, सिमिली इज अ पार्ट ऑफ स्पीच जो कि मेजरली यूज की जाती है whenever you try to write an essay or composition or something like that। तो आप पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हो जिसके अंदर मेजर पार्ट प्ले कर रही है सिमिली। सिमिली का अगर सच में मतलब जानना है तो जा करके चेक दिस सॉन्ग आउट, सॉन्ग आउट नाउ, ऐसा लिखा रहता है ना, तो ये नाउ तो नहीं, बहुत पहले से ही आउट है। तो आप एक बार जाकर इस गाने को सुनना, इसके अंदर होता है एज कूल एज दिस, एज हॉट एज दिस, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। तो ऐसे गाने के थोड़े लिरिक्स हैं, इफ़ यू वांट टू हियर यू कैन हियर दैट। अगर आप थोड़ा इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वाला गाना ज़रूर सुन लेना। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको सिमिली के बारे में पता चल जाएगा। जैसे सिमिली के बारे में पता चल जाएगा यू विल रिमेंबर दिस इडियम एज वेल, कूल एज क्यूकम्बर। उसके अंदर वो सेट करके रखती है शायद लाइन, आई जस्ट गेस, as cool as breeze and as scary as sea, somewhat a line is there, as cool as a tree and as scary as a sea। तो ऐसे करके कोई लाइन है, आप जाकर के चेकआउट कर लेना। आई जस्ट डोंट रिमेंबर द लिरिक्स, बट हाँ याद करने के लिए ये सॉन्ग सुन लेना और उसी से ही याद हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, एक इडियम याद हो जाएगा, सिमिली क्या होती है पता चल जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक गाने से इतने सारे फायदे हैं। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम सेंटेंस, हम बनाएंगे ही इज कूल एज cucumber even in very chaotic situation, कूल एज cucumber। ठीक है, तो बहुत सारी क्योस लाने वाली सिचुएशन होती हैं जो यहाँ पर दर्द कर देती हैं। प्रेशर इतना होता है, टेंशन इतना होता है कि आपके हाथ पैर काबू में नहीं रहते, एंड यू टेंड टू बिकम वायलेंट, यू टेंड टू ब्लो
द फ्यूज। तो उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस है कूल एज क्यूकम्बर। तो क्योंकि आपको हाई लेवल चलना है, बहुत ज़्यादा चलना है, तो बहुत ज़्यादा चलने के लिए यू विल हैव टू रिमेन काम थ्रू आउट, है ना। तो उसी से आप प्रेरणा लो और ये गाना जल्दी से जाके सुन लेना क्लास के बाद। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड to our fourth idiom, we have the fourth idiom for today is crack someone up. Crack someone up का मतलब होता है LOL। सबसे इजी फॉर्म है इसको याद करने की, लाफ आउट लाउड, क्रैक समवन अप। अब इसको क्या कर सकते हैं, हर जोक्स ऑलवेज क्रैक्स मी अप। या तो ये लिख लो सिंपल से सेंटेंस बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो द comedian's joke cracked me up and I can't stop laughing। ठीक है, इजी पीजी से दो सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं। और क्रैक्ड मी अप, क्रैक्स मी अप, हर जोक्स ऑलवेज क्रैक्स मी अप। या फिर जोक्स की जगह पर आप कह सकते हो सिली स्टोरीज, हर की जगह पर किसी का नाम मेंशन कर दो, माय फ्रेंड्स कर दो। ठीक है, तो माय फ्रेंड सिली स्टोरीज ऑलवेज क्रैक्स मी अप, या फिर हर जोक्स ऑलवेज क्रैक्स मी अप, या फिर द कॉमेडियंस जोक्स क्रैक्ड मी अप एंड आई कांट स्टॉप लाफिंग। तीन सेंटेंसेस फ्रेम कर दिए फॉर दिस सिंगल वन। अब तो ये तो इजी सा था, इसी के ऊपर आप एक होमवर्क में करके ले आना। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इडियम फॉर टुडे विच सेज क्रैश एंड बर्न। टू फेल कंप्लीटली, क्रैश एंड बर्न का मतलब हुआ टू फेल कंप्लीटली। अब देखो, कोई चीज थी जो क्रैश हो गई है, क्रैश होने के बाद आपने उसे क्या कर दिया, अब आपने उसका नामो निशान भी नहीं छोड़ा, तो मतलब इट हैज बीन बर्न कंप्लीटली। ठीक है, तो जब ये चीज हो जाए तब क्या कर सकते हैं, टू क्रैश एंड बर्न कंप्लीटली का मतलब टू फेल कंप्लीटली। तो हम लिख सकते हैं हिज करियर crashed and burned after the controversy। अब ये केस मेजरली किसी पॉलिटिशियन के साथ होगा। पॉलिटिशियन कैसे, कोई भी जाने माने पॉलिटिशियन, जो कि आप कह सकते हो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी हाल फिलहाल में ही, इफ यू रिमेंबर हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी रिगार्डिंग पीएम मोदी एंड आई गेस एमएलए ऑफ तमिलनाडु। तो उन्हीं से रिलेटेड few chips and pen drives were thrown in many houses. So that video you must all have seen regarding the rape of many women and also the women who were working in his home as a caretaker or somewhat like that only. I hardly remember. तो आपको पता होगा उसके बारे में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि the people whom you are choosing are of which category, whether they are the one who can rule you or they are the one who are to be banned. So that is the case. Anyway, so crash and burn का मतलब हुआ his career, यहाँ पे मेजरली पॉलिटिशियन के ऊपर ही बनाया है मैंने, तो ये आप किसी के भी ऊपर बना लेना। his career crash and burned after the controversy, या तो ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कंपनी के ऊपर बना लो, द कंपनी स्टॉक was crashed and burned after the scandal was revealed। देखो, हर ईडियम के पीछे अगर कोई स्टोरी रिलेट करके याद करोगे
तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कुछ होंगे जो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, पर कुछ होंगे जो थोड़े ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे आप थोड़े ज़्यादा समय तक के लिए चीज़ें याद कर पाओ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर इडियम के साथ आई ट्राई टू फाइंड एन स्टोरी एंड आई ट्राई टू शेयर इट विथ यू। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड याद कर सकते हो। सो इट वॉज फॉर क्रैश एंड बर्न, जिसके लिए टू फेल कंप्लीटली हुआ, तो इसी से उसका जो करियर था दैट ऑल्सो क्रैश एंड बर्न। नाउ moving on to the next one, we have the sixth idiom for today, which is cry for moon। का मतलब हुआ to aspire something which is out of one's reach। मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में डिमांड करना, सोचना कि मैं ये पालूं, कि चांद तारे ले आऊं, है ना, है ये तो मुमकिन नहीं। देखो अब ये गाने, फिर से गाने की लाइन याद आ गई है। अब आप इसको याद रखना, कौन से गाने से, एक नया गाना आया है धुन। यू मस्ट बी सेइंग कि पढ़ाने के बजाय गाने सुनने के लिए कहा जा रहा है, बट याद करने का तरीका है सबका अपना अपना। तो एक गाना है धुन जिसकी एक लाइन है, चांद तारे ले आऊं, है ये तो मुमकिन नहीं, है ये तो मुमकिन नहीं। ठीक है, मतलब इसी का ये वर्जन अगर आप याद कर लेते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, कभी नहीं भूलोगे। क्राई फॉर मून मतलब चांद तारे लेकर आना मुमकिन ही नहीं है। तो ये धुन की ही कोई एक लिरिक है, तो मैंने वही लिख दी है, चांद तारे ले आऊं, है ये तो मुमकिन नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज की डिमांड करना जो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे वांटिंग कर लो, डिमांडिंग तो क्या है, वांटिंग अ $1 million for that car is crying for moon। मतलब एक पुरानी सुनानी कार के लिए आप $1 million मांग रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मुमकिन नहीं है। या फिर आप क्या कह सकते हो, इफ यू प्लान टू स्कोर वेल विदाउट studying, it is like crying for moon। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हम बिना पढ़े ही ISS एग्जाम क्रैक कर देंगे, तो दैट इज समवट लाइक क्राइंग फॉर मून। तो क्राइंग फॉर मून को याद करने के लिए बड़ी अच्छी सी लाइन लिख दी है, तो इफ यू वांट टू यू कैन नोट इट डाउन। अगर हम नेक्स्ट इडियम पर चलें, तो नेक्स्ट इडियम कहता है हमारा कॉस्ट आर्म एंड लेग, जिसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। पहले ये वाला समझ लो, ये बहुत इजी सा है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट एज वेल। तो इससे रिलेटेड आपने याद कर लिया होगा ये वेरी एक्सपेंसिव। पर अगर मैं इसी के ऊपर सेंटेंस बना देती हूँ क्योंकि ये आता होगा मोस्टली सभी को, तो द मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट arm and leg, therefore it is not always affordable। मतलब क्योंकि ये आर्म एंड लेग कॉस्ट करता है, तो इस वजह से हर बार अफोर्डेबल नहीं होता। ये तो इजी सा है। अभी इसी से रिलेटेड एक और इडियम कह देते हैं जिसको, उसका है कॉस्ट डियरली। कॉस्ट
डियरली, मतलब टू ब्रिंग वंस सफरिंग, या फिर अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो घाटे का सौदा। ठीक है, घाटे का सौदा कह लो तो कॉस्ट डियरली इसका मतलब हो गया। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसी के लिए अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं his reckless spending habits cost him dearly, मतलब जितनी भी बेकार के खर्चे करने की जितनी भी आदतें थी वो उसको बहुत ही ज्यादा डियरली कॉस्ट कर रही हैं। आगे भी लिख देते हैं, लिविंग हिम इन फाइनेंशियल रुइन, बर्बादी के रास्ते पर ले आई है उसे। कौन कौन ले आई है बर्बादी के रास्ते पर? ये फालतू की खर्च करने वाली आदतें बर्बादी के रास्ते पर ले आई हैं। तो कॉस्ट आर्म एंड लेग एंड कॉस्ट डियरली का मतलब ऑलमोस्ट सेम समझा जाता है, बट सेम होता नहीं है, ये वेरी एक्सपेंसिव में आ जाता है और ये घाटे का सौदा या फिर ब्रिंग समवन सफरिंग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो। और जल्दी से एक पहले रिवाइज कर लो, देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट बताए थे। कुक द बुक का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग, जो कि आजकल बहुत सारे अकाउंटेंट्स करते भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा आपकी। और आपको याद आ रहा होगा शुरू वाली क्लासेस में आपको एक पीवाईक्यू कराया था, दैट वाज रिलेटेड टू कट द मस्टर्ड। ठीक है, तो जो शुरू में ही पीवाईक्यू करा दिए थे उनको तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना ही रखना। ठीक है, तो कट द मस्टर्ड ऑलरेडी करा दिया था। अब ये आपको होमवर्क में बताना है कि उस दिन क्या क्या कराया था। अब जाके पहला लेक्चर सर्च करना और ये सब के बारे में जान कराना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो नाउ कूल एज क्यूकम्बर के लिए आपको एक गाना सुनना है, एवरीथिंग एट वंस, एज हॉट एज सी, एज कूल एज ब्रीज, समवॉट लाइक दिस आर द लिरिक्स। तो उसी से आपको सिमिली के बारे में पता चल जाएगा, एक पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगी, एंटरटेनमेंट हो जाएगा और कूल एज क्यूकम्बर याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रैक समवन अप, मतलब कोई जोक क्रैक कर दो और किसी को हंसा देना, लाफ आउट लाउडली। फिर दूसरा है हमारा क्रैश एंड बर्न। नेक्स्ट वी हैव क्राई फॉर मून, जिसको हमने फिर से धुन गाने से याद किया है। कैसे? चांद तारे ले आना इज अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, तो ऐसे मुमकिन नहीं करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट आर्म एंड लेग एंड कॉस्ट डियरली, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, सिमिलर भी पढ़े जाते हैं बहुत सारी जगहों पर आप इनको अलग लेकर चलो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स।